राम राम जी। बाबा रामदास, बाबा की खरी खोटी चैनल। मेरे साथ हैं आज पंगाल साहब। पंगाल साहब राम राम। जी अजीत जी नमस्ते, राम राम। आपके दर्शकों का भी स्वागत है एक बार फिर से। और भाई साहब क्या हाल है? हाल बुरा, बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? अजीत जी देखो, कल से पेपर शुरू होने 10वीं के, सीबीएसई के। तो हमारे नॉर्थ जोन में आपको पता ही है कि सीबीएसई में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और 10वीं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है अजीत जी, 10th क्लास। तो मेरे बच्चे, जैसे मेरे घर में मेरे भतीजा है एडवोकेट सागर पंगाल, दिल्ली करता है प्रैक्टिस उसकी। मैरिज थी 18 फरवरी की, तो दोनों बच्चे जो पब्लिक स्कूल में इंदौर पढ़ते हैं वो दोनों आए हुए थे, दोनों के एग्जाम है 10th ट्वेल्थ। तो जी कल सुबह निकला तो एयरपोर्ट पर जाना भारी हो गया जी। जिस एयरपोर्ट से मैं 1 घंटे में बच्चों को लेके मैं घर आ जाता हूँ, उस एयरपोर्ट पर जाना मेरे लिए भारी हो गया। तो जब आदमी सिचुएशन से गुजरता है तो सोचता है, बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते हैं। तो मैं दुखी सुखी हो गया उनको जो जी छोड़ के आया। आते वक्त मैंने एक किसान से रास्ते में बात करी। मैं कहा भाई, यो जो आंदोलन है तुम दस एरिया पे दिवाली पे कर लेते, उस टाइम बच्चे फ्री थे। बोला भाई साहब कैसी बात करो, किसान उस टाइम अपनी फसल नहीं बोएगे, वो तो बिजाई का टाइम हो है। मैं कहा भाई, मारे जो नस्ल है वो 10वीं 12वीं के पेपर दे तो उसकी कोई चिंता नहीं तुमने। और तुम्हारी जो फसल जो 3 महीने में 6 महीने में तुम बो सकते हो, उसकी तुमने बिजाई की चिंता है। ईब तुम फ्री हो कि कटाई का टाइम है, कटाई 1 महीने बाद शुरू होगी, तो तुम फ्री हो तो यो तुम काम कर सको सारा। और आज हमारी एक छोटी बहन है रिमन नैन, हिसार खेदड़ से आती है जी। केंद्रीय स्कूल में उसने बतौर शिक्षिका ज्वाइन किया है। बड़ा उसका पिछले किसान आंदोलन में उसकी कविताएं, उसके स्पीच बड़े लोगों को प्रभावित किया था। आज उसका एक वीडियो मेरे पास किसी ने शेयर किया, उसको मैंने भी मेरी फेसबुक वॉल पर शेयर किया। अजीत जी उसने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, मेरी जाति जाट के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ी तो किसी भी भामाशाह ने, किसी भी नेता ने मेरा फोन नहीं उठाया। सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, मेरा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। अब मैं बतौर शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय में दिसंबर 2023 में मैंने ज्वाइन कर लिया है, और मैं केवल सामाजिक कार्यों में ही भाग लूंगी। और सब युवाओं से अपील करती हूं कि यो सारा काम मैंने करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इन कामों में कुछ नहीं धरा। सब युवा साथी अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने आस पड़ोस का जो माहौल है उसमें सामाजिक कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। अपनी युवा एनर्जी है जो, उसका सदुपयोग करें, सकारात्मक रूप से करें। तो आप भी उस वीडियो को देखना, बड़ा अच्छा, मतलब मैं, वो छोटी बहन है हमारी, बहुत छोटी उम्र है उसकी, तो उसने बहुत ही अच्छा एक वीडियो संदेश जारी किया है। और आपका जो प्लेटफॉर्म है जीत जी, ये भी हमें एक अवसर देता है कि हमारे इर्द गिर्द आसपास में जो माहौल है, लोग क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में बता सकें, उनसे डाटा कलेक्ट करके आपके दर्शकों तक पहुंचा सके। और हकीकत यही है कि ये जो आंदोलन इस समय हो रहा है, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी परिवार, अब ये बताइए जी कि बॉर्डर बंद है, दिल्ली, हमारे यहाँ से बच्चे दिल्ली पेपर देने भी जाते हैं, और फिर आगे जो नीट की जेई की तैयारियां हैं उसकी कोचिंग भी लेते हैं, फिर पेपर देने भी जाना है। तो आप ये देखिए कि एक छात्र के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, कि उसके बच्चे का भविष्य है खराब हो रहा है, तो कितना चिंता का विषय है ऐसे दौर में। और मुद्दा तो अजीत जी ये होना चाहिए कि शाम को डेली 7 8 9 बजे डीजे पे फूहड़ गीत
मेरे कानों तक आते हैं। विकसित देशों में डीजे बजेगा तो जो 10, 15, 20 आदमी हैं उससे बाहर आवाज नहीं जाएगी। उन्होंने ऐसे सेटअप बना रखे हैं कि एक हॉल होगा, उसके अंदर ही साउंड प्रूफ होगा। तो ये जो ब्याह शादियां में लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसा डिवाइस बना लेना चाहिए जी, जो हर एक गेस्ट ना आवर गेट पे पकड़ा दे, ले तेरे कान में गाल ले हो, और ये जोन सा गीत सुनना, गाना सुनना, तू सुनता रहे और नाचता रहे। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण है, जो कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण है, जो हमारे बच्चों का और बूढ़ों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारा इलाका तो सबसे खूबसूरत ब्रह्मपुत्र का मैदान होता था, पूरी दुनिया यहाँ आती थी। 5,000 से भी वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। उसका हमारा क्या हो गया? 400 के आसपास AQI रहता है हमारा, कहाँ हमारा AQI 20 रहता था। तो विपक्ष का काम है इन मुद्दों पे बोलना, इन मुद्दों पे नहीं बोलेंगे। उनको तो केवल एक सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। कुछ भी दिख जाओ, उसी मुद्दे को हवा देना और उस मुद्दे के सारे करके जाना, और हाय कुकर सत्ता में बैठा। 2024 में अजीत जी, इस मुख्य विपक्ष की 24 सीटें भी नहीं आएंगी लोकसभा में। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके दर्शकों को कि थोड़े ही दिन बाद लोकसभा इलेक्शन होने हैं। इनकी ऐसी हालत हो रही है, धीरे धीरे जनता को, हर आदमी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी बात कहने का। ये तो कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो सच्ची और सही बात कह रहे हैं। जी अजीत जी। भाई साहब, पंगाल साहब, कल मैंने करनाल के एक किसान से बात की। हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले पंजाब के एक किसान मेरे पास ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो 2 लाख का प्रॉफिट ले रहे हैं, 1 एकड़ में 2 लाख का प्रॉफिट ले रहे हैं। मैंने बोला ना, प्रॉफिट ले रहे हो 1 एकड़ में या फसल बेच रहे हो 2 लाख की? बोला जी प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं कहा यार 2 लाख तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, जरा बताओ। उन्होंने मुझे बताया नहीं, जानबूझ के ज्यादा डिटेल नहीं बताई। उन्होंने पता था कि यो तो नाम भी ले देगा, मेरा एड्रेस भी बता देगा और ये तो वीडियो बना देगा और मेरा नाम लेके बना। मैंने कहा मैं न्यू नहीं, मैं आपकी गोपनीयता का ध्यान रखूंगा। पर इसके बावजूद उन्होंने जो है मुझे पूरी डिटेल नहीं बताई। तब तक मेरे पास एक हरियाणा से करनाल के किसान का भूपेंद्र भाई है, उनका फोन आ गया। बोला जी मैं 6 एकड़ की खेती भी करता हूं करनाल में, तरावड़ी क्षेत्र में, और आड़त आड़त भी है मेरी 30 साल पुरानी। उन्होंने मुझे बहुत सारा डाटा दिया, तो उनकी मैंने एक वीडियो बनाई। उन्होंने जी मुझे बताया कि उनका भी लगभग साल का लगभग 2.5 लाख रुपए की फसल बिकती है। उन्होंने पूरा एक 3 फसलों का पूरा डाटा मुझे दिया, और इतना खर्चा होता है, इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो उन्होंने भी 2.25 लाख का प्रॉफिट बताया मुझे 1 एकड़ में। पर वो वीडियो भी काफी चली, काफी पसंद की लोगों ने। जो आम शहरी दर्शक है उसको तो मालूम नहीं है, उसके लिए तो टोटली नया कंटेंट था, और वो भी राइट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। भाई घोड़ा अपनी कहानी कह रहा है। तो उसके बाद फिर मुझे फोन आने लग गए भाई साहब। तो मुझे एक पलवल के किसान का फोन आया। अरे बोला बाबा जी इतना आसान नहीं है, आपने तो सबको करोड़पति बना दिया, कभी हमारे इलाके में भी आ जाओ। हम जी खारे पानी की खेती है, और 1 एकड़ में आप 2 लाख तो छोड़ो 20,000 का प्रॉफिट निकाल के बता दो। तो मैंने उनसे बात की। मैं उनको भी वीडियो पे लाना चाहता था, वो आ नहीं पाए, वो सीधे साधे अनपढ़ किसान थे बेचारे। बोले जी मैं इतना बता रहा हूँ कि जहां खारे पानी की खेती है वहां तो एक फसल भी कायदे की नहीं होती, एक भी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी जेन्युइन। तो मैंने सोचा कि एक बात बताइए, आखिर खारे पानी के, मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं, पशुपालन? बोला जी खारे पानी में तो गाय भैंस भी दूध नहीं देती। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा खारे पानी है तो मतलब किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर आप कर ही नहीं सकते खारे पानी से। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, आंदोलन कर रहा है वो किसान जो कि 1 एकड़ में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और एक किसान ऐसा भी है जिसको बेचारे को 20,000 भी नहीं बच रहे। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, सब्सिडी असल में उसको चाहिए।
तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ एक कोई बड़ा आरओ का प्लांट लग जाए, आरओ का बड़ा वाला प्लांट, तो जिसमें आपको 200 400 500 लीटर 1000 लीटर मीठा पानी बना दे वो, तो कम से कम आप उस 1000 लीटर पानी में तो आप 2-4 भैंस तो डेयरी फार्म तो चला ही लोगे, क्यों जी? है? या उस पानी से मैंने तो और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी देखी है, मेरे एक मित्र हैं उस पे वो काम भी कर रहे हैं, कि हवा में जो नमी होती है उस नमी को पानी में तब्दील कर लेते हैं, एक प्लांट बनाते हैं उसका। मैंने कहा था कि यार उसका फेजिबिलिटी बनाओ कि कितनी बिजली खाएगी और कितने बड़े प्लांट में हवा की नमी से कितना वो मीठा पानी बना देगी रोज, और क्या उस पानी से कितनी खेती हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई प्लांट बन भी जाए तो 1,00,000 1,50,000 2,00,000 रुपए की लागत है। तो मैंने कहा सरकार को ऐसे किसान को मदद करने की जरूरत है जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी खेती किसानी कर रहा है। पर सरकार का पूरा बजट, सारे मजे सारी मलाई तो ये बड़े किसान खा रहे हैं, और ऊपर से फिर सरकार को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, ऊपर से देश के विकास में बाधा बन रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, साल साल 1.5 साल राजधानियां घेर ले रहे हैं, जीटी रोड जाम कर रहे हैं, ट्रेनें जाम कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी का भट्ठा बिठा रहे हैं। जो कि संपन्न किसान है, और जो बेचारा सचमुच गरीब किसान है उसके मुद्दे तो कोई डिस्कस ही नहीं करता। अब देश में लाखों ऐसे किसान हैं जो ये खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पानी में फ्लोराइड है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पानी में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन ही उपजाऊ नहीं है। तो सर उन्हें तो नई किस्म की टेक्नोलॉजी, नई किस्म की खेती, उनको कृषि में उनको चाहिए सब्सिडी इंप्लीमेंट्स में, इसमें उसमें। तो सर उस छोटे बेचारे जो जिस किसान को सचमुच सरकारी मदद की जरूरत है उसकी बात तो कोई भी नहीं उठा रहा, और गुंडागर्दी कर रहे हैं ये जो बड़े संपन्न किसान है हरियाणा पंजाब के। आप बताओ ना। फिर आज सुबह इटावा के एक किसान से मेरी बात हुई, वो अभी आज सुबह ही, मैंने अभी 1.5 घंटा पहले, आप देख लेना उसको, इटावा के यादव जी हैं उनसे बात हुई, उनसे फोन पे बात हुई, वो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करके डाली है। उन्होंने वो बताया कि जी हम तो 90,000 बासमती उगाते हैं, 90,000 की बासमती होती है, 2 फसल लेते हैं। तो मैंने कहा यार अगर आप 2 फसल लेते हो और पंजाब का किसान आपसे थोड़ा सा ज्यादा संपन्न इसलिए है क्योंकि वो 3 फसल लेता है, तो आप तीसरी क्यों नहीं ले पाते? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ उनकी उनकी खेती, इटावा की खेती की जो सबसे बड़ी खासियत है, कहता है हम यूरिया अपना खाद हम डालते नहीं, थोड़ी सी यूरिया डालते हैं, बाकी पूरी जैविक खाद डालते हैं। ढैंचा, हरी खाद, कंपोस्ट की गोबर की खाद, और पराली जो होती है वो जलाते नहीं है, उधर उधर करते हैं, वो सिर्फ पराली की भी खाद बना देते हैं। तो वो तो शानदार जैविक कृषि कर रहे हैं सब। और उनका धान जो है वो बासमती धान लगाते हैं, और 4500 रुपए का इस बार का रेट है। कहते जी 90,000 1,00,000 रुपए तक की फसल हो जाती है हमारी। अच्छा उनके खर्चे पंजाब से आधे हैं, क्यों? फर्टिलाइजर वो ज्यादा डालते ही नहीं, और दवाई उनके यहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जीरो खर्चा। हम कहते हैं हम दवाई का एक टुपका भी नहीं डालते अपने खेत में। तो सर अच्छा मैंने पूछा फिर तुम क्यों नहीं हड़ताल करने? बोले हमें जरूरत नहीं, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। वो तो मोदी योगी को अपना बड़ा बेटा बता रहे थे, आप वो वीडियो सुनना। तो सर 2 किस्म के किसान है इस देश में। एक वो पलवल वाला किसान जो कि कहता है जी मेरे तो 1 एकड़ में 20,000 नहीं बचते, उसको सर नई टेक्नोलॉजी की, उसको मीठे पानी की, उसको सर उसको हाइड्रोपोनिक्स की, उसको एक्वापोनिक्स की, उसको 3 टियर फार्मिंग की, उसको ग्रीन हाउस फार्मिंग की जरूरत है। जो छोटा किसान है उसको अब सरकार उसको सब्सिडी दे, सरकार उसको टेक्निकल असिस्टेंस दे, सरकार उसको मदद करे। पर सरकार से वो ब्लैकमेल करके असली मलाई तो ये बड़े किसान खा रहे हैं आप कह रहे हैं पंजाब वाले। इस पे इसके बारे में आम समाज का क्या सोचना है? समाज को तो पता ही है, ये जो सरकारी स्कीमें आती हैं सब्सिडी वाली खास कर, ये तो आम चहेतों को मिलती हैं, जिसकी ऊपर थोड़ी बहुत पहुंच हो, बड़ा जमींदार हो, बड़े उनको मिलती हैं। और एक किसान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने ईमानदारी से हरियाणा में एक स्कीम है भाई, जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा और बाग लगा रखा होगा उसको कुछ वो पैसे देते हैं, तो उसने ईमानदारी से वो काम कर लिया। और वो मैं फिजिकल मैं उस पर जाता रहता हूँ, आप भी
जानते हो उनको। तो उनका जी जो लोकल जो जिला बागवानी विभाग है उसने जी वो पैसे रोक लिए, उनके पैसे रोक लिए। तो माँ भाई उन्होंने कहा कि भाई देखो जी, आप जो हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, तो उनसे आप मिलते रहते हो, वो जब इलेक्शन नहीं लड़ते थे आप उसी समय से उनसे मिलते रहते हो, तो आप जी कहो। मैंने उनको जी व्हाट्सएप किया, मंत्री जी ने वो मैसेज फॉरवर्ड किया, तब जाके 1 साल के बाद उसके वो जायज पैसे जिसको रोक रखा था उसने, बागवानी अधिकारी भिवानी, जिला बागवानी अधिकारी भिवानी ने, मतलब हर किसी की पहुंच कृषि मंत्री, बागवानी, खेतीबाड़ी मंत्री तक थोड़ी होगी अजीत जी। या हर कोई पहुंच सकता है, मंत्री से बात भी नहीं कर सकता, फोन करना तो बहुत दूर की बात है। और उनको व्हाट्सएप कर देंगे तो मंत्री क्या सबका व्हाट्सएप का जवाब दे देंगे। तो मेरे को ये लगा कि ये ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें भाई। जब स्कीम बना दी, आपने नियम बना दिया, अगले ने फिजिकली कर दिया कि आपने इंस्पेक्शन कर ली किसान की, तो आप उसको किस लिए रोक रहे हो, आप उसका पैसा। तो अजीत जी ये अभी धरातल पे बहुत दूर है ये चीजें, कि ये पोर्टल पे हो गया है, पोर्टल पे कर दो जी अपने आप हो गया है। अभी नीचे बहुत सारी परेशानियां आम आदमी को उठानी पड़ती है, और अभी इनमें सुधारों की बहुत गुंजाइश है। और हरियाणा तो अभी मेंटली इन्हीं चीज से निकला है कि तुम किसान, किसान नहीं तो। अब मैं था जी, मैं जब 10वीं में था 93 में, जब मैंने लावणी करी थी मेरी खुद के जो पर्सनल खेत है, उसके बाद मैं तो जी उसको ठेके पे दे देता हूँ। मैं कहाँ किसान रहा हूँ, कहने की बात आओगी तो मैं भी किसान हूँ, क्योंकि मेरे नाम है जमीन, विरासत के इंतकाल से मेरे नाम आई, और वो जो उसका जो कुछ भरना होता है सारा भर देता हूँ। लेकिन इस तरह से बहुत सारे परिवार अब किसान नहीं रहे, खेती बाड़ी करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, पढ़ाई करने वाले हैं या अपना बिजनेस करने वाले हैं, या अपनी पढ़ाई के बेस पर किसी दूसरी प्रदेश में जाकर रोजगार करने वाले हैं, या विदेश में जाकर रोजगार करने वाले हैं, वो परिवारों की संख्या हरियाणा में बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो आपका पिछला वीडियो देख रहा था कि हरियाणा के जो किसान हैं वो क्यों नहीं गए, तो उनकी संख्या बहुत कम रह गई है जीत जी। वो जो कुछ है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और ये लास्ट इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें उनकी संख्या बिल्कुल, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 जो लोकसभा इलेक्शन है उन्होंने अपना एडी चोटी का जोर लगा के विपक्ष को वोट दे के देख लिया। जितना ठाडा उनमें जोर था जी, जो उनका ब्योत था पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में, उन्होंने अपना सारा ब्योत लगा लिया है। उस वोट की वैल्यू होगी है 0। मैं तो कई बार जो बहस कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं मैं पिछले 2 इलेक्शन मतलब बता दे वोट खड़े गिरा था, जब तने वोट गिरा था विपक्ष में, तो तेरे वोट की वैल्यू है 0। वो वोट डिसाइड करेगा जिसने पक्ष को वोट दिया था, सत्ता को वोट दिया था, वो डिसाइड करेगा भाई कि किसकी सत्ता आएगी। इनको ये छोटा जो आंकड़ा है ना, ये गणित, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर भी लगे हुए हैं। लगे रहो भाई, लास्ट खेप है अजीत जी, इसके बाद सही मुद्दों पर बोलने की जरूरत है। और लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष ना हो तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को लगता है आप जैसों को, मेरे जैसों को, जो समाज के सही मायने में चिंतक हैं, उनको आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। इन विपक्ष के भरोसे तो ये काम भी नहीं रहा। जी अजीत जी। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए किसान की या हुड्डा समर्थकों की बात छोड़ देते हैं, आम जनता, आम पब्लिक, कुछ उसमें से ऐसी है जो शहरी जनता है, जो कि गांव में रह भी नहीं रही आजकल, या खेती किसानी नहीं कर रही, उनका इस टाइप के किसान आंदोलन के प्रति क्या रवैया है, क्या रुख है, वो किस निगाह से देख रहे हैं इसको? वो बहुत दुखी है और अपनी प्रतिक्रिया वो दिल खोल के दे देते हैं, लेकिन इन करने वालों पे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मायूस हो जाते हैं। मतलब क्यों रोड बंद, वो तो न्यू भी कहे हैं भाई ये बॉर्डर क्यों, जब आ ही नहीं रहे शंभू बॉर्डर तो आड़े क्यों बंद कर रखा है।
ये टिकरी बॉर्डर क्यों बंद कर रखा है? आप ये डाइवर्ट का रास्ता क्यों मतलब परेशान कर रहे हो? तो मेरे को लगता है कि कई बार सरकार को भी देखना चाहिए कि वो वहां से आ ही नहीं रहे, जब आपने तय कर लिया कि वहां शंभू बॉर्डर से नहीं आने देंगे, तो इस टिकरी बॉर्डर को और सिंघू बॉर्डर को इनको तो खोल दो भाई। ऐसा क्यों हो गया? क्यों मतलब ऐसे टाइम पे ऐसा काम करने लग रहे हो? तो प्रशासन को भी मैं ये मानता हूँ जी, अजीत जी, आम आदमी की भावना को समझना चाहिए। और मैं बताऊं जी आपको, मैं जी अभी मैं आपको बताया था ना, मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूं। मैं दिल्ली गया था तो जाते समय भी हम गए। पहले तो हम अयोध्या से जब वापस आए तो उस दिन तो सिंघू बॉर्डर खुल रहा था, और वैसे भी हम रात को निकले थे, काफी रात हो गई थी, तो दिल्ली में आराम से निकल के आ गए। हम सिंघू बॉर्डर से निकले, सिंघू बॉर्डर उस वक्त खुला हुआ था, और आराम से हम करनाल तक आए। करनाल के बाद छोटे 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 उन्होंने बैरियर रोड पे लगा के सर्विस, क्योंकि सभी ट्रकों को वो अंबाला तक नहीं जाने दे रहे थे, इन्होंने करनाल से ही ट्रकों को टुवर्ड्स लाडवा इंद्री रोड पे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था, करनाल से ही। तो करनाल कुरुक्षेत्र करते करते हम जब शाहबाद मारकंडा आए तो वहां उन्होंने फाइनली रोक के हमें उधर की तरफ भेज दिया, लाडवा और वो जो है ना उधर बराड़ा दो सड़का वाली रोड पर। खैर उस दिन तो हम आ गए आराम से, हमें कोई, क्योंकि हम रात में ट्रेवल कर रहे थे। कल जब हम गए हैं तो पंचकुला घुस के, चंडीगढ़ घुस के, फिर पंचकुला क्रॉस करना, उसके बाद क्योंकि सारा पंजाब का ट्रैफिक उस छोटे से रोड से जा रहा था, तो वो बहुत ही टाइट, मतलब देने वाली जर्नी थी सर। पहुंचे पहुंचे फिर गूगल जो है वो सिंघू बॉर्डर खुला दिखा रहा था, वहां हम्म पता लगा सिंघू बॉर्डर बंद है। वहां पे वो एक छोटी सी गली से में घुस रहा था, फिर उल्टे आए, फिर वो चढ़े केएमपी पे, चढ़ गए केएमपी से। हमने गलती कर दी, हमने वो बागपत वाला रोड पकड़ लिया। हमें पता नहीं था कि बागपत वाले रोड पे एक वो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, 20-25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बना रहे हैं, 6 लेन, उसकी डिस्टर्बेंस थी। और कुल मिला के वो पुश्ता रोड पर फिर वो सिग्नेचर ब्रिज से पहले वाला बहुत ही गंदा जाम मिला। ओहो क्या बुरा, मतलब सर झेल गए। फिर जब वापस आए तो सिंघू बॉर्डर पर इन्होंने छोटा सा एक डाइवर्जन लगा रखा है, छोटा सा, पर वो इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी सड़कें इतनी टूटी हुई है। अब सब जीटी रोड का ट्रैफिक आप एक इंडस्ट्रियल एरिया के सिंगल लेन में घुसा दोगे तो क्या हाल होगा पब्लिक का। कहने का मतलब है सर, दिल्ली से जलंधर आने में 12 घंटे लगे, जाने में भी 12 घंटे, आने में भी 12 घंटे। और मुझे एक बात नहीं समझ, अच्छा मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि सिंघू बॉर्डर क्यों रोक रखा है। बोले भाई पंजाब का किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंच रहा, पर इनका के बेरा हरियाणा से ही कुछ उठ के चल पड़ा है। हरियाणा वाले हुड्डा के चले, ट्रैक्टर तो उन दौरे भी है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भाई, तो ट्रैक्टर तो थारे दौर भी है, पर इनको पता नहीं ना, चाहे 2 4 10 ही निकट जाए, तो इस वजह से इन्होंने सिंघू जाम कर रखा है। इसका तो ये कारण है कि इनको अपने हरियाणा वाले किसानों पर भी तो शक है, कहीं ये ही ना उठ के चल दे। पर सर कुल मिला के मैंने जो अब तक जो स्टडी किया इस किसान आंदोलन को, कि सर जो सचमुच का किसान है, इवन पंजाब का जो असली किसान है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ नेतागिरी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, इनको इनकी कोई डिमांड ही नहीं है। इन्होंने जानबूझ के ऐसी डिमांड रखी है जिसको कि सरकार मान न सके, और जब सरकार नहीं मान सके तो सर इनका पूरा का पूरा मूड है सरकार से कन्फ्रंटेशन का, सरकार से लोहा लेना, सरकार को ये, इनफैक्ट सरकार को अभी भी इन्होंने 21 तारीख का फिर से दिल्ली मार्च का डेट धर दी है, 21 मार्च की, कि 21 मार्च से ये फिर वायलेंटली जो है उस बैरियर को ब्रेक करके दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, और ये सरकार को मजबूर करेंगे, हरियाणा पुलिस को, कि वो इनके ऊपर बल प्रयोग करे। क्योंकि अच्छा सर, आपको मेरा एक वीडियो देखना आप, उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे अन्य लोगों ने भी बनाए कि इस पूरे फर्जी किसान आंदोलन का आयोजन जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। आपने वो मेरी वीडियो देखी है? मैं आज दर्शकों के लिए भी कुछ वीडियो के, डॉक्टर मनीष ने कैपिटल टीवी के लिए एक हिंदी में वीडियो बनाई है, सेम वीडियो इंग्लिश में है मेरा। यस, मैं बता दूं आपको, मैंने वो इंग्लिश में, मैंने बल्कि नोट्स ही अपने उस वीडियो से इंग्लिश में बनाए। और सर वो लिविक्स मीडिया करके एक पोर्टल तो है। अजीत जी,
दीपेंद्र मतलब राहुल के कहने से कर रहा है या मतलब उसने खुद ही सोच लिया ऐसा कुछ करते हैं? मेरे को लगता नहीं दीपेंद्र इतना कैपेबल है कि इस तरह का राहुल डिसीजन वो ये कांग्रेस खुद ले पार्टी, सकते। क्योंकि क्योंकि उसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रही है, उसमें राइट फ्रॉम राहुल गांधी जी से लेके दिग्विजय सिंह, उनकी पूरी केंद्रीय लीडरशिप और सैम पित्रोदा तक से, मैं अगर अपने दर्शकों के लिए एक मिनट में एक अगर, और ये सारा खुद इन कांग्रेसियों के सोशल मीडिया पे प्रूफ है। प्रूफ तो है, दीपेंद्र को मैं पर्सनली जानता हूँ अजीत जी, वो इतना कैपेबल नहीं है इतनी पर प्लानिंग करने का। ये तो सुनिए, शतरंज की बिसात रमनदीप की तरह मान होगी। इस 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 आंदोलन का रचयिता जो प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर है, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर रमनदीप मान की मुलाकात 16 नवंबर को, पिछले 16 नवंबर को दीपेंद्र से हुई है। उसने 24 नवंबर को पोस्ट करके बताया कि हम दीपेंद्र से मिले। उसके बाद दीपेंद्र सैन फ्रांसिस्को गया, वहां सैम पित्रोदा से मिलकर आया 24 नवंबर। इसके बाद 10 दिसंबर को उसने किसान रैलियां शुरू की रोहतक एरिया में समर्थन जुटाने के लिए। उसके बाद रमनदीप और गुरमीत मांगट, ये जो दो कांग्रेस, वो कांग्रेस का प्रवक्ता है, इन्होंने कैसे 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 करके पंजाब के किसानों से करके पूरा 2 महीने में और फिर डेट डिक्लेयर करी और फिर ये किसान आंदोलन रच दिया। उसमें वो दिग्विजय सिंह से भी मिले हैं और राहुल गांधी का ट्वीट भी आ गया कि हाँ शाबाश। और जैसे ही हुआ तो राहुल गांधी ने कह दी कि हाँ मैं सारी फसलों पे एमएसपी की गारंटी दे दूंगा। तो सर ये तो सरेआम कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने उनको फैसिलिटेट किया कि वो सचमुच हरियाणा में घुसकर दिल्ली पहुंच जाएं। वो तो खट्टर साहब को सख्त निर्देश थे दिल्ली से कि तब ये इस बार दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, तो उन्होंने बॉर्डर पर रोक रखे हैं। पर इनकी जो प्लानिंग थी वो तो ये थी कि अच्छा वो वीडियो आ ही गई है और उनको सरेआम वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से इतना ऊंचा हो गया, उस ग्राफ को नीचे लाने का एक ही तरीका है। और वो तरीका तब पूरा होता है जब बल प्रयोग होगा और ये विक्टिम प्ले करेंगे, जब अच्छा सरकार अजीत को। जी, हाँ कई जिलों में ये इंटरनेट बंद है और हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर डिपेंड हो गए कोरोना के बाद। अब वो बेचारे बच्चे अपने कैसे डाउट्स क्लियर करेंगे? अगर हमारे बच्चों के पेपरों में इन्होंने ऐसा किया है, मान लो दीपेंद्र है या कांग्रेस शामिल है, तो मतदाता मतलब भूल जाएगा इस बात को। सर, ये मतदाता, ये आम जनता, मैं तो पिछले 4 दिनों से जो काम कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भैया किसान आंदोलन की सच्चाई ये है, इसमें सचमुच के किसान नहीं है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी आमदनी 1 एकड़ खेत से 2 लाख रुपए है और वो 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ का किसान है, करोड़ों। इसीलिए तो वो बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, लैंड रोवर में, मर्सिडीज में। और आम बेचारा गरीब किसान है जो इटावा में बैठा है या कहीं बैठा है, वो तो कहता है जी मुझे तो मोदी जी के 6,000 रुपए हर साल मिल रहे हैं, मोदी तो मेरा बड़ा बेटा है। वो मेरा वीडियो देखना, बड़ी मार्मिक वीडियो है। जी और एक सुन ली यादव बिल्कुल। किसान ये बात कह रहा है कि जी हमारा तो बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत शानदार व्यवस्था चल रही है, मंडी में सरेआम एमएसपी से ऊपर माल बिकता है हमारा मंडियों में, ओपन मंडियों में खुलेआम व्यापारी माल खरीद रहे हैं हमारे। और अगर और ये कहीं, अजीत जी मैं तो नहीं नहीं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो उधर कंपनियां किसान को और बढ़िया बीज व्यवस्था देके उनके सीधे खेत से माल उठाती। अगर वो 3 हाँ, कृषि कानून वापस पास हो गए होते। और लेनी पड़ेगी इसका आखिरी हथियार यही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेनी पड़ेगी। हाँ इसके अलावा कोई मेरी है 25 किले कंपनी ले ले, ये हम तो 2-2 किले पर दुखी हो रहे वहां। और एक 25-50 2 मुरबिया पे एक साथ कंपनी को एक खेती करेगी तो अच्छी करेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और एक और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से अजीत जी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भी ना ये पेपर है बड़का के जो ध्वनि प्रदूषण पर थोड़ा अंकुश लगा दे, भला हो मोदी का अमित शाह का है, ये ध्वनि प्रदूषण है एक भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 महीने फोड़ लो तुम ये कान भाई। ये जो आप अमित शाह मोदी की बात कर रहे हैं सर, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये जो विषय है ना, इट इज स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। फिर भी सारे राज्यों की मांग कर दिया जी, मांग करने लगे तो क्या दिक्कत? मैं एक बात बताऊं, मैं वैसे आमतौर पर इस प्रकार के आयोजनों में जाता नहीं हूं जहां इतना इस टाइप का
मतलब फूफा शोशा और ये दिखावा हो। पर एक बार बहुत पहले हम एक ब्याह में चले गए, परिवार में किसी मेरी वाइफ की फैमिली में कुछ था सर, एक हॉल में डीजे बज रहा था। उस हॉल में करीब 500-300 लोग बैठे थे और पूरी फुल हॉल के अंदर पूरी तेज आवाज में डीजे। तो मैं दुखी हो रहा था उस शोर तक, उस गाने पे। तो मैंने कहा यार सिर्फ मैं ही दुखी हूं कि सारी जनता, मैंने कहा सब लोग दुखी थे, इतना तेज वो गाना बजता था। तो मैंने एक बगल, मैंने कहा तो ये चंगा लग रहा है, कहता यार दुखी हो गए। मैं कहा सारे तो दुखी है फिर भी ये बंद क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, उस गाने की वजह से ना हम आपस में सोशलाइज कर पा रहे, ना हम किसी से आपस में बातचीत कर पा रहे, ना एंजॉय कर पा रहे। बेवकूफों की तरह वो सामने, और वो कोई गाना सा प्रोग्राम था, कुछ लोग डांस कर रहे हैं और फुल वॉल्यूम में वो डीजे, वो इतने बड़े बड़े स्पीकर। मैंने कहा कौन लोग हैं जो ये इतना लाउड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। वो हर आदमी दुखी था उस म्यूजिक पे, पर बंद नहीं हो रहा था। तो सर ये तो समाज की, सर ये हमारे समाज की, उस हमारे समाज को समझाना पड़ेगा भाई ये इतना तेज म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो, वाकई एंजॉय कर रहे हो या सिर्फ समाज की देखा देख। सर ये 99% जो ये कारोबार है ना, ये सिर्फ देखा देखी चल रहा है। और मैंने जहां तक मेरा बस चला मैंने बंद करा, मैंने बंद करो इतना बंद करो। मेरी सिस्टर की अभी बेटी की एंगेजमेंट थी, वहां पे चले गए, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कोई म्यूजिक, एक बार फिर उन्होंने शुरू किया थोड़ा सा, तो मैंने कहा बंद करते, नहीं सुना। तो वो जो होस्ट लेडी थी, उनका कुछ रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम था, उन्होंने फिर चालू करा, मैंने फिर बंद करा दिया। फिर उन्होंने अभी थोड़ी देर बजाया। पिछले हफ्ते अजीत जी गाँव गया मैं, तो मेरे परिवार में चाचा लग गए हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी का मैरिज कर रखी। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उन्होंने ना गांव में बैंकेट हॉल बने हुए छोटे छोटे, उन्होंने बैंकेट हॉल नहीं किया, गली में बहुत बड़ी जगह थी, अच्छा बड़ा घेर था। तो मेरे बड़े भाई साहब बैठे थे और दादा परिवार के बैठे थे, बारात की इंतजार कर रहे थे हम परिवार वाले, बारात आ जाए। तो अमित पंगाल के पापा बड़े भाई साहब ने बोले भाई मेरे तो यह चिंता हो रही है राजनारायण कि आदमी दिवाली पर अमित का ब्याह करना है और 25,000 आदमी आऊंगे ब्याह में। मगा भाई साहब कितना खर्चा मान रहे हो आप ब्याह का? बोले भाई 50 लाख। मगा 1.25 करोड़ रुपया लगेगा, 1.25 करोड़ रुपया। और आपके बड़े भाई साहब इतने गरीब आदमी है, सिर्फ 25,000 लोगों को न्योता देंगे? मतलब अंदाजा था, मतलब न्योता तो देंगे लेकिन वो अंदाजा था। 10 लाख आदमी तो इनवाइट करना ही चाहिए। तो मेरे रिक्वेस्ट करियो कि बाबा न्यू कह रहा था कि इतना इतना बेइज्जती मत कराओ, 10 लाख आदमी इनवाइट करो अपने छोरे के ब्याह में। 10 लाख उनका देखो दिल उनका बहुत बड़ा है, लेकिन वो नहीं बोले कि ये जो खर्चा है ना ब्याहों पे, किसी मंदिर में ब्याह कर लो 4 आदमी के लिए, यो बड़ा, ये जितने भी ब्याह खानी है ना सब गाड़ देंगे कि रोटी अच्छी नहीं थी। मैं तो अजीत जी मैंने बोला 25,000 आदमी में कौन सा बड़प्पन हो जाएगा भाई? वो चिंता जाहिर कर रहे थे, वो नहीं बोले। मैं बोला माँ भाई साहब उन्हें ये वीडियो दिखाइयो, 3 आदमी लेके जाओ, छोरी ने ब्याह ले आओ। मैंने कही 25 आदमी ले जाइयो, और मैंने ना फोन 5, चलो 5 25 ला लो, 25 ला लो, कोई 25 को ना मैं बोला जी मैंने फोन करके नहीं बता दियो बहु लिया है। मगा जी इससे बढ़िया मेरे लिए जीवन में कोई सूचना नहीं होगी। और जो मेकअप होता है, जो लहंगा होता है, आप कपड़े वही पहनाना दूल्हा दुल्हन को जो अगले 2 साल तक वो घर में पहन सके। बिल्कुल। और ये कौन करेगा? यह शुरुआत है, आप रोल मॉडल हो सोसाइटी के, यह शुरुआत तुमने करनी पड़ेगी। जब मेरा ब्याह हुआ था ना जी, तो मैंने तो नए भी नहीं सवाए थे, जो 2, 3, 4 साल पुराने थे ना कपड़े, वो पहन के ब्याह कराया था मन्ना। तो जी खैर चलो, मैं तो एक्सेप्शनल आदमी हूँ इस धरती पर मैंने भी नहीं कराया था जी, मैंने भी खोखलापन है सर। जो आदमी अंदर से खोखला होता है ना, वो ज्यादा दिखावा करता है। जो आदमी अंदर से जितना ज्यादा ठोस होगा है, वो बाहर से उतना कम, है ना। ढोल ज्यादा बजता है, ठोस जो लोहा होता है ना, वो तो आवाज ही नहीं करता, वो तो आज समस्या आड़ है न्यू आनी है दीदी। मैं बोला मखा जी एक तो भाभी ने कन्विंस कर लियो,
हाँ। घर बारण ने। और एक जो वो बेटी देखने जाओ ना जिन्हें पुचकारेगा और जिसने बहू बनाओगे, एक उसने कन्विंस कर लियो, घर में दो लुगाइया ने कन्विंस कर लियो। अब भाई मेरे मन में न्यू न्यू है, अगर भाई ऐसे ब्याह करना है हो जाएगा, जब और किसी पर सलाह लोगे वो वही ना। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, ये नई पीढ़ी ने ना विवाह एक संस्कार होता था, इसको लोगों ने विवाह को इवेंट बना दिया। इन्होंने इवेंट बना दिया। इवेंट खैर और साहब उसकी आप, कोई होड़ नहीं है जी, कहा कितना ही खर्च कर लो आप, अंबानी अडानी को थोड़ी छू पाओगे। तो आज तो जी राजनीतिक चर्चा होते होते बड़ी अच्छी सामाजिक चर्चा हो गई पंगाल साहब। तो आज का वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। तो बिल्कुल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंगाल साहब आपने समय दिया, धन्यवाद। अगले वीडियो में सर किसी नए टॉपिक से फिर मिलते हैं। जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।